हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज के वीडियो में हम क्लास 9th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर जो 5 है, ठीक है, यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय, पूरा पहले इसका परिचय समझेंगे। अगर आप डायरेक्ट कूद के प्रश्नावली में चले जाओगे, एक भी प्रश्न आपके पल्ले में नहीं पड़ेगा जब तक इसका आप बेसिक नहीं जानोगे, समझोगे। ठीक है, पहले हम बेसिक अच्छे से समझेंगे, उसके बाद हम प्रश्नावली को डिटेल में सॉल्व करेंगे। ठीक है, बाकी मैंने पूरी गणित पढ़ा रखी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी, चेक करना, प्लेलिस्ट चेक करना, चैनल पर नए तो प्लीज सब्सक्राइब करना, जो कि बिल्कुल फ्री है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, एक एक करके हर एक चीज़ को जानेंगे, समझेंगे, परखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आ जाते हैं बिंदु रेखा पृष्ठ पर यूक्लिड की कुछ परिभाषाएं हैं। ठीक है, एक एक टॉपिक में बताता हूँ। सबसे पहला जो टॉपिक है, बिंदु क्या होती है। देखो, अगर ये बिंदु की बात करें, ऐसा मैंने लिखा, ये एक मैंने लगा दिया, ये बिंदु लिखा, डाल दिया, तुम्हें शायद दिख भी नहीं रहा होगा बिंदु, क्योंकि बिंदु एक ऐसा चीज होता है ना जिसका कोई क्षेत्रफल नहीं होता। तुम अगर क्षेत्रफल निकालना चाहो तो नहीं निकला। बिंदु क्या, अगर मैं ऐसा बना रहा हूं, ये मैंने कर दिया, ये बिंदु नहीं है, ये बिंदु नहीं है, क्योंकि इस बिंदु का पूरा क्षेत्रफल तुम निकाल सकते हो। बिंदु अगर तुमने ऐसे डाला है तो वो तुम्हें दिखेगा जरूर, लेकिन उसका क्षेत्रफल कुछ नहीं होता है। ठीक है, वो जगह नहीं घेरती, ना के बराबर। तो वह एक बिंदु वह है जिसका कोई भाग नहीं होता। आई बात समझ में। ठीक, दूसरा टॉपिक है, रेखा क्या होती है। चौड़ाई नहीं होती किसी रेखा की। रेखा कैसे निकलेगी, जब दो बिंदु, एक बिंदु यहाँ पर है, एक बिंदु यहाँ पर है, कम से कम दो बिंदु को जब हम मिलाएंगे तो हम उसे रेखा कहते हैं। ठीक है, और रेखा, ये जो अब गई है ना, ये लाइन रेखा, इस रेखा की कोई चौड़ाई नहीं होगी, चौड़ाई रहित लंबाई होती है। ये लंबाई जरूर है, लेकिन इसकी कोई चौड़ाई नहीं है। ठीक है, उसे आप क्या बोलोगे, एक रेखा बोलोगे। रेखा को अंग्रेजी में लाइन कहते हैं, बिंदु को अंग्रेजी में पॉइंट कहते हैं। अगला है एक रेखा के सिरे। ठीक है, सिरे क्या होता है, सिरों में बिंदु होता है। देखो ये रेखा है, यहाँ पर एक बिंदु है और यहाँ पर एक बिंदु है। ठीक है ना, सिरे में आपके बिंदु जरूर होते हैं दो। एक सीधी रेखा, सीधी रेखा क्या होती है, ऐसी रेखा जो स्वयं पर बिंदु के साथ सपाट रूप में स्थित होती है। अगर मैं आपको एक रेखा बना के दिखाऊं, सपोज करो ये रेखा गई है, तो आप सोचोगे सिर्फ इस रेखा में दो ही बिंदु है क्या, यहाँ पर एक और यहाँ पर एक। जी नहीं, इस रेखा में अनगिनत बिंदु है, अनगिनत बिंदु है इस रेखा पर। इन सभी बिंदुओं को ये टच करते हुए जा रही है। तो एक रेखा में अनगिनत बिंदुएं होती हैं, अनंत बिंदुएं होती हैं, जो सपाट रूप में स्थित होती हैं, एक ही तल में स्थित होती हैं। फिर बात करते हैं पृष्ठ, सरफेस क्या होता है। सरफेस वह है जिसकी केवल लंबाई और चौड़ाई होती है। ठीक है, जिसकी सिर्फ लंबाई और चौड़ाई होती है। जैसे आपका एक टेबल है जिस पे आप किताबें रख के पढ़ते हो, तो उस टेबल की लंबाई होगी, उसकी चौड़ाई होगी। सरफेस मतलब पृष्ठ, और उसके ऊपर आप क्या रखते हो, किताब रख के पढ़ाई करते हो। ठीक है, तो वो सरफेस हुआ। सरफेस की केवल लंबाई होती है और चौड़ाई होती है, तो उसे हम एक पृष्ठ कहते हैं, जिसकी लंबाई और सिर्फ चौड़ाई हो। किसी पृष्ठ के किनारे, पृष्ठ के किनारे तो कई होते हैं। जैसे मैं आपको एक किताब दिखाता हूँ, ये मेरे हाथ पे किताब है, ठीक है, ये पृष्ठ है। तो यहाँ देखिए किनारे कितने हुए, एक हुआ, दो हुआ, तीन हुआ, चार हुआ। तो ये हमारे क्या हो गए, किनारे हो गए। इसे हम क्या कहते हैं बच्चों, किनारे कहते हैं। ठीक है, फिर बात करते हैं एक समतल पृष्ठ, प्लेन सरफेस क्या होता है, समतल। जैसे मैंने आपको मेज का उदाहरण दिया था, ऐसा पृष्ठ जो स्वयं पर सीधी रेखाओं के साथ सपाट रूप में स्थित होती है। जैसे आपके पास जो मैंने बोला ना टेबल है, ऐसे सीधी होती है। अगर आपको मैं अगर दिखाऊं, ऐसी होती है। तो इसमें क्या होता है, अनंत अनंत सीधी रेखाओं से मिली हुई, तो अनंत सीधी रेखाओं से मिली हुई है ये। ठीक है, इस तरह से भी और इस तरीके से भी अनंत सीधी रेखा है। ऐसे ऐसे करके पूरा एक क्या बना रही है, समतल बनाती है। ठीक, अब हम आते हैं नेक्स्ट में, यूक्लिड के अभिकृत। ये अच्छे से समझ लीजिएगा, क्योंकि ये बेसिक जरूरी। अगर ये आपने नहीं समझा, ये आपको याद नहीं रहते, तो आप प्रश्न कर ही नहीं पाओगे। ठीक है, तो कुछ अभिकृत नीचे दिए जा रहे हैं, पहले पे आ जाते हैं। वे वस्तुएं जो एक ही वस्तु के बराबर हो, एक दूसरे के बराबर होती है। ठीक है, एक वस्तु जो दूसरे वस्तु के बराबर हो, एक दूसरे के बराबर होती है। सपोज करो मेरे हाथ में ये वाला पेन है, ये पेन है, सपोज करो ये भी पेन मेरे इधर भी है, तो ये दोनों आपस में क्या हो गई, बराबर हो गई।
ठीक है, जो वे वस्तु जो एक ही वस्तु के बराबर हो, ये पेन इस पेन के बराबर है, सपोज करो ये पेन मेरे दूसरे हाथ में भी है, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। वे वस्तुएं जो एक ही वस्तु के बराबर है एक दूसरे के बराबर होती है। दूसरा क्या है, यदि बराबरों को बराबरों में जोड़ा जाए तो पूर्ण भी बराबर होता है। सपोज करो इधर 2 है और इधर भी 2 है, बराबर है। अगर समान चीज में इधर जोड़ दूं, इधर भी मैंने एक जोड़ा और इधर भी मैंने एक जोड़ा, तो दोनों तरफ क्या होगा, पूर्ण भी बराबर होगा। इधर भी 3 होगा और इधर भी 3 होगा। ठीक है, अगर बराबर में बराबर चीजें जोड़ी जाए तो जो चीज आएगी वो भी आपस में क्या होगी, बराबर होगी। ये कहती है आपकी ये वाली कथन, यदि बराबरों को बराबरों में जोड़ा जाए तो जो पूर्ण मिलेगा वो भी क्या होगा, बराबर होगा। नेक्स्ट पे हम आ जाते हैं, यदि बराबरों को बराबरों में से घटाया जाए तो शेषफल भी बराबर होगा। सेम चीज है, जैसे सपोज करो यहाँ 2 है और इधर भी 2 है, इधर से घटाओ इधर से भी घटाओ, जो पूर्ण आएगा वो भी दोनों तरफ क्या होगा, समान होगा। इधर भी एक होगा उधर भी एक होगा। ठीक है, फिर आते हैं अगले कथन पे। अगला कथन क्या है, वे वस्तुएं जो परस्पर संपाती हो एक दूसरे के क्या होती हैं, बराबर होती है। जैसे ये एक वस्तु है, ठीक है, और इसी के ऊपर से एक लाइन और गई है ऐसे, तो ये एक दूसरे की क्या होती हैं, संपाती का मतलब एक के ऊपर दूसरा। जैसे ये एक रेखा गई इतनी ही लंबी है, ये मान लो एक रेखा है, ठीक है, ये एक रेखा है, इसी के ऊपर इसी के बराबर और एक रेखा आ गई, तो वो रेखा भी इस रेखा की क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। नेक्स्ट, पूर्ण अपने भाग से बड़ा होता है। ठीक है, जैसे कि सपोज करो ये एक रेखा है, पूरी बड़ी रेखा है, ठीक, ये एक रेखा है, इस रेखा का नाम एक्स वाई है। ठीक है, और यहाँ से मैंने टुकड़ा ले लिया एक्स वाई, यहाँ मैंने जेड ले लिया, तो ये जो जेड एक्स है और ये जो एक्स वाई है, तो एक्स वाई बड़ा होगा जेड एक्स से। ये जो पूर्ण पूरा टुकड़े से क्या होता है, हमेशा बड़ा होता है, सीधी सी बात है। एक ही वस्तु के दुगने परस्पर बराबर होते हैं, एक ही वस्तु का दुगना। जैसे सपोज करो ये एक रेखा है, एक्स वाई नाम देते हैं, और इसके बीचों बीच जेड है। आपको पता है एक्स जेड जेड वाई के बराबर है, एक्स जेड जेड वाई के बराबर है। ठीक है, अगर मैं इसका दुगना कर दूं, एक्स जेड का मैं दुगना कर दूं, 2 गुना कर दूं, क्योंकि इतना प्लस इतना इतना आ जाएगा, तो एक्स जेड जो है जेड वाई वही है, तो अगर मैं इसका 2 गुना कर दूं तो किसके बराबर आएगा, एक्स वाई के बराबर आएगा। यही चीज ये बोल रहे हैं। ठीक है, यही चीज ये बोल रहे हैं, चित्र बना लेना। कोई दिक्कत परेशानी बच्चों नहीं होगी। अगले कथन पे आ जाते हैं, कह रहे एक ही वस्तुओं के आधे परस्पर बराबर होते हैं। ठीक है, एक ही वस्तु के आधे परस्पर बराबर होते हैं। जैसे मैंने अभी बोला ये मेरे पास एक्स वाई है और ये जेड है, ये आधा है। ठीक है, ये और ये आधा है। जैसे कि सपोज करो जो वाई जेड है ना, वो एक्स वाई का आधा है, और जो जेड एक्स है वो भी एक्स वाई का आधा है। तो ये चीज और ये चीज बराबर हो जाएगी, क्योंकि ये भी एक्स वाई बट्टा 2 है, ये भी एक्स वाई बट्टा 2 है। तो अगर ये चीज इसके बराबर है तो ये इसके ऑटोमेटिकली बराबर हो जाएगी। वाई जेड किसके बराबर हो जाएगी, जेड एक्स की। ठीक, अब हम आ जाते हैं यूक्लिड की अभिधारणाओं पर। इस पर आधारित प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे प्रश्नावली 5.1 में भी और 5.2 में भी। पहला अवधारणा क्या है, एक बिंदु से एक अन्य बिंदु तक एक सीधी रेखा खींची जा सकती है। देखो, एक बिंदु से, एक बिंदु है, एक बिंदु से एक अन्य बिंदु तक, एक दूसरी बिंदु तक एक सीधी रेखा हम खींच सकते हैं। इसको मिला दोगे तो क्या बनेगी, एक सीधी रेखा बनेगी। ये पहली अभिधारणा है। एक शांत रेखा को अनिश्चित रूप से बढ़ाया जा सकता है। जैसे कि सपोज करो एक शांत रेखा यहाँ है, ये एक शांत रेखा है, ठीक है, तो इसको हम आगे बढ़ा सकते हैं, ऐसे बढ़ा दो, इधर भी बढ़ सकता है और इधर भी बढ़ सकता है। ये शांत रेखा एक्स वाई था, तो मैंने इसको भी इधर बढ़ा दिया, इसको भी इधर बढ़ा दिया, बनाते रहो, ये चलती रहेगी, अनंत रूप से बढ़ती रहेगी। दूसरा है, तीसरा है, किसी बिंदु को केंद्र मानकर किसी त्रिज्या से वृत्त खींचा जा सकता है। किसी एक बिंदु है, इस बिंदु को मैंने केंद्र मान लिया, ठीक है, इस बिंदु को मैंने केंद्र मान लिया और इसको केंद्र मानकर मैं क्या खींच सकता हूँ, एक वृत्त खींच सकता हूँ।
ठीक है। फिर आ जाओ, सभी समकोण एक दूसरे के बराबर होते हैं, सभी समकोण। जैसे मैंने बताया, एक यहाँ पर समकोण है, ये 90 है और ये भी 90 है। तो कहीं पे भी चाहे छोटा बढ़े चाहे बड़ा बढ़े, चाहे छोटा बने चाहे बड़ा बने चित्र, अगर समकोण का मतलब क्या होता है, 90 अंश का कोण, तो ये इसके क्या होगा, बराबर होगा। अगला है, एक सीधी रेखा दो सीधी रेखाओं पर गिरकर अपने ही और दो अंतःकोण इस प्रकार बनाए कि इन दोनों कोणों का योग मिलकर दो समकोणों से कम हो, तो वो दोनों सीधी रेखाएं अनिश्चित रूप से बढ़ाए जाने पर उसी ओर मिलती हैं जिस जिस और यह योग दो समकोणों से कम होता है। ठीक है, ये आपका अगला अभिधारणा है। अब हम आते हैं प्रश्नावली 5.1 पर। अगर आप ये सारी प्रश्न जो भी मैंने आपको बताया वो समझ गए हैं, तो ये प्रश्नावली आपके लिए एकदम 9th मैथमेटिक्स प्रश्नावली 5.1 को हम स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, पहले प्रश्न पे आ जाओ। क्या बोल रहा है, निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सत्य हैं और कौन से कथन असत्य हैं, अपने उत्तरों के लिए कारण भी दीजिए। ठीक है, तो पहला कथन क्या बोल रहा है, एक बिंदु से होकर केवल एक ही रेखा खींच सकते हैं। क्या ये कथन सही है? आप बताओ। ये एक बिंदु है, थोड़ा बना बना देता ताकि आपको आंखों में नजर आए। एक बिंदु है, क्या मैं इससे सिर्फ एक ही रेखा ही खींच सकता हूँ? एक बिंदु से होकर केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है, क्या ये कथन सही है? तो आंसर है गलत। एक बिंदु से होकर केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है, ये कथन असत्य है। कथन क्या है? असत्य है। क्यों? क्योंकि इसी बिंदु से मैं इधर भी खींच सकता हूँ, इधर भी खींच सकता हूँ, इधर भी खींच सकता हूँ, कहीं पे भी खींच सकता हूँ, तो अनगिनत रेखा में बना सकता हूँ। ठीक है, तो ये कथन हो जाएगा गलत, पहला वाला। सेकंड में आ जाओ, दो भिन्न बिंदुओं से होकर जाने वाली असंख्य रेखाएं होती है। देखो, जो भी स्टेटमेंट है उसको पहले दिमाग में पढ़ के सोचना है। दो भिन्न बिंदुओं से, एक बिंदु यहां पर है, एक बिंदु यहां पर है, क्या हो रहा है? कह रहे दो भिन्न बिंदुओं से होकर जाने वाली असंख्य रेखाएं हैं। ठीक है, कितनी रेखाएं? असंख्य रेखाएं। क्या ये सही बात है क्या? नहीं। अगर दो बिंदु से जाने वाली दो अलग अलग बिंदु है, उनको अगर मिलाएंगे तो एक ही रेखा बनेगा ना, उनको मिलाएंगे तो एक ही रेखा बनेगा। दो भिन्न बिंदु से होकर जाने वाली असंख्य रेखाएं हैं, कथन क्या है बाबू? असत्य है, क्योंकि दो अलग अलग बिंदु को मिलाने पर एक ही रेखा बनती है। ठीक है, वही चीज यहाँ लिखा है, क्योंकि दो भिन्न भिन्न बिंदु से होकर एक अद्वितीय रेखा खींची जा सकती है, एक ही रेखा खींची जा सकती है। ये मैंने आपको बना के दिखाया। अगला स्टेटमेंट क्या है, एक शांत रेखा दोनों ओर अनिश्चित रूप से बढ़ाई जा सकती है। ये कथन बिल्कुल सही है, अभी आपने पढ़ा था स्टेटमेंट। ठीक है ना, तो ये कथन क्या, बिल्कुल सत्य है। कथन बिल्कुल सत्य है, जिससे हम अनेक उदाहरणों द्वारा, देखो ये एक रेखा है, एक रेखा है, इसको हम इधर भी बढ़ा सकते हैं, इसको हम इधर भी बढ़ा सकते हैं, है ना, अनंत रूप से। नेक्स्ट, यदि दो वृत्त बराबर है तो उनकी त्रिज्याएं बराबर होती हैं। बिल्कुल सही कथन है, दो वृत्त बराबर है, ये वृत्त है, ये एक वृत्त है। वृत्त हम किस आधार पर बोलते हैं? त्रिज्या के आधार पर ही तो बोलते हैं। मान लेते हैं ये 5 सेंटीमीटर है, ये भी 5 सेंटीमीटर। वृत्त दोनों बराबर है, वृत्त तभी बराबर हो सकती है जब उनकी त्रिज्याएं बराबर हो। अगर ये R1 बोला है आपने और ये R2 बोला है, तो R1 और R2 क्या होंगी? बराबर होंगी, क्योंकि ये वृत्त और ये वृत्त आपस में बराबर है। तो वृत्त तो तभी बराबर होती हैं जब उनकी त्रिज्याएं बराबर होती है। तो ये कथन बिल्कुल सही है, कथन बिल्कुल सत्य है। ठीक है, क्योंकि दो वृत्तों की त्रिज्याएं समान होने पर ही वृत्त समान कहे जाते हैं, अन्यथा नहीं। बराबर कब है? क्योंकि उनकी त्रिज्याएं समान है। अगर त्रिज्या समान नहीं हो तो वृत्त छोटा बड़ा आता। वृत्त अगर बराबर है तो इसका सीधा मतलब उनकी त्रिज्याएं भी आपस में समान है। तो ये भी हो गया। अगले में आ जाओ, दी गई आकृति में अगर ए बी पी क्यू के बराबर है, ये जो ए बी है ना बाबू, इस पी क्यू के बराबर है, और पी क्यू एक्स वाई के बराबर है, ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है। बाबू ये रेखा इसके बराबर है, ये रेखा इसके बराबर है, तो ऑटोमेटिकली ये इसके बराबर हो जाएगा, है ना। तो क्या है कि जो ए बी रेखा है वो एक्स वाई के बराबर है। कथन सही है कि गलत है? बिल्कुल सही कथन है भाई। दी गई आकृति में ए बी बराबर पी क्यू है, पी क्यू बराबर एक्स वाई है। तो ये आपको पता है मैंने क्या बोला था,
अभिकृत क्या बोला था, अगर दो आकृतियां समान है एक दूसरे के तो वो भी आपस में क्या हो जाती है, समान हो जाती है। तो ये कथन दिया गया बिल्कुल सही है। ठीक है, वैसे क्या करते हैं हम, तुलना करते हैं। इधर पी क्यू है, इधर भी पी क्यू, पी क्यू से पी क्यू हटाओ, यहाँ क्या बचा, ए बी बचा, और यहाँ क्या बचा, एक्स वाई बचा। ऐसे होती तुलना। तो पी ए बी किसके बराबर होगा, एक्स वाई। बिल्कुल सही कथन है। अगले में आ जाओ, कह रहे निम्नलिखित पदों में से प्रत्येक की परिभाषाएं दीजिए। क्या इनके लिए कुछ ऐसे पद हैं जिन्हें हम परिभाषित करने की आवश्यकता है, वे क्या हैं, आप इन्हें कैसे परिभाषित कर पाएंगे। समानांतर रेखाएं। समानांतर रेखा क्या होती है, मैं आपको उदाहरण देता हूँ। सड़क के दो किनारे, सड़क जो होती है ना, एक छोर इधर होता है, एक छोर इधर होता है। ये छोर कभी भी आपस में ऐसे ऐसे मिलेंगी, ऐसे मिलेंगी नहीं। सड़क के दो किनारे कभी भी आपस में नहीं मिलते हैं। यह है समांतर रेखा। ये रेखा और ये रेखा चाहे जितना आगे बढ़ा लो कभी भी ऐसे जाके नहीं मिलेंगी। और इनके बीच का जो अंतर होता है हर एक जगह पर समान होता है। अगर यहाँ पर 5 सेंटीमीटर है तो यहाँ पर भी 5 सेंटीमीटर ही रहेगा, तभी जाके ये समानांतर है। समांतर रेखाओं के बीच की दूरी भी समान रहती है, ध्यान रखिए। समांतर रेखा क्या होती है, ये परिभाषा है। हम जानते हैं किसी शांत रेखा को उसके सिरों पर दोनों ओर बढ़ाया जा सकता है। शांत रेखा को दोनों ओर बढ़ाया जा सकता है। ऐसे ही दो शांत रेखाएं लेने पर, एक रेखा ये है, एक रेखा ये है, तो उन्हें भी दोनों ओर बढ़ाया जा सकता है। बिल्कुल ठीक है। यदि दोनों शांत रेखाएं किसी और बढ़ाए जाने पर परस्पर ना मिले, अगर इस रेखा को हम आगे पीछे बढ़ा रहे, इस रेखा को आगे पीछे बढ़ा रहे अनंत दूरी तक, और कभी वो मिलते ही नहीं है, ऐसे आके मिलते ही नहीं है। ठीक है, मिलने का मतलब ऐसे आके नहीं मिलते। ठीक है, तो वे शांत रेखाएं समांतर रेखाएं कहलाती है। दो शांत रेखा लिया हमने और उसको हमने आगे बढ़ा दिया और वो कभी मिल ही नहीं रही है ऐसे करके, तो उन दोनों रेखाओं को हम क्या बोलेंगे, समानांतर रेखाएं कहेंगे। ठीक है, अब आते हैं लंब रेखाएं। जब दो रेखाएं परस्पर 90 अंश पे कट करती है, यहाँ पे जो कोण बनाएगी 90 डिग्री बनाएगी, यहाँ पे भी ले लोगे तो 90 बनाएगी, यहाँ पे भी लोगे 90 बनाएगी, और यहाँ पे भी लोगे तो 90 बनाएगी। ठीक है, जब दो रेखाएं आपस में प्रतिच्छेद करती हैं, उनके बीच में 90 अंश का कोण बनता है, तो उन रेखाओं को हम क्या कहते हैं, लंब रेखाएं कहते हैं। उन रेखाओं को हम क्या कहते हैं, लंब रेखाएं कहते हैं। तो यहाँ मैंने लिख दिया, यदि दो शांत रेखाएं परस्पर मिले और एक दूसरे पर 90 डिग्री का कोण बनाए तो वे लंब रेखाएं कहलाती हैं। ऐसी स्थिति में एक रेखा दूसरी पर खड़ी होती है। चित्र में आपको देखने को मिलेगा। आगे बढ़ते हैं, रेखाखंड क्या होता है। ये हमारी एक रेखा है, सपोज करो ये एक्स है, ये वाई है। इस रेखा का मैंने एक टुकड़ा ले लिया, इस रेखा का एक टुकड़ा ले लिया यहाँ से यहाँ तक ए बी, तो ये क्या कहलाएगी, इस रेखा का एक छोटा सा खंड है। तो उसे हम क्या कहते हैं, जब बहुत बड़ी रेखा हो उसका मैंने टुकड़ा लिया हो, थोड़ा सा खंड लिया हो, तो उसी को हम कहते हैं रेखा का खंड, रेखा खंड। ठीक है, यूक्लिड के अभिवृत्त के अंतर्गत दो बिंदु से होकर एक अद्वितीय रेखा खींची जा सकती है। ठीक है, यहाँ पर एक बिंदु है और यहाँ पर एक बिंदु है, इन दोनों बिंदुओं को मिलाऊंगा तो एक रेखा बनेगी। ठीक है, यह अद्वितीय रेखा रेखाखंड कहलाती है। ये जो अद्वितीय रेखा होती है यही क्या कहलाती है, एक रेखाखंड कहलाती है। वृत्त की त्रिज्या क्या होती है, ये हमारा वृत्त है, केंद्र, ये केंद्र है ना, और ये क्या है, परिधि है। तो त्रिज्या क्या होती है, केंद्र से परिधि तक की दूरी त्रिज्या होती है। और कहीं पे भी ले लो, इधर ले लो, अगर ये 5 है तो ये भी 5 रहेगी, ये भी 5 रहेगी, यहाँ पे ले लोगे ये भी 5 रहेगी। तो परिधि क्या होती है, केंद्र से लेके, सॉरी त्रिज्या क्या होती है, केंद्र से लेके परिधि तक की जो दूरी होती है, कहीं पे भी किसी जगह से ले लो वो हमेशा समान रहती है, उसी को हम क्या कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं। तो वृत्त की त्रिज्या क्या होती है, किसी वृत्त के ठीक बीच में स्थित बिंदु। ठीक है, ये बीच वाला स्थित बिंदु, ये ओ लिख दिया नाम मैंने, केंद्र कहलाता है। बीचों बीच वाला ये जो बिंदु है वो केंद्र कहलाता है। और वृत्त के केंद्र से उसकी सीमा के किसी बिंदु तक, सीमा मतलब परिधि, कहीं पे भी ले लो, यहाँ से ले लो, यहाँ ले लो, यहाँ ले लो, कहीं भी ले लो, उनकी दूरी हमेशा क्या रहती है, समान रहती है। बिंदु तक खींचा गया रेखाखंड वृत्त की त्रिज्या होती है। ठीक है, मतलब सिंपल बोल दिया इन्होंने, केंद्र से लेकर परिधि तक की दूरी को हम क्या कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं, सिंपल। ठीक है, केंद्र से लेकर, वृत्त के केंद्र से लेकर परिधि तक की दूरी को
त्रिज्या कहते हैं। ये लिख देना इतना। वर्ग क्या होता है? चार सरल रेखाओं से घिरी हुई आकृति वर्ग नहीं होती है। ये सरल रेखा जरूर है, लेकिन इन चारों भुजाओं की जो लंबाइयां हैं वो समान होती है, और चारों जो कोण होते हैं वो क्या होते हैं? 90 अंश के होने चाहिए। ठीक है, साथ ही साथ इनके जो विकर्ण है, ये चीज और ये चीज, ये भी समान होने चाहिए। AC बराबर BD भी होना चाहिए। तो वर्ग क्या होता है? वर्ग वह क्षेत्र या प्रदेश है जो चार समान लंबाई की सरल रेखाओं से घिरा हो। अगर ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 सेंटीमीटर होगा, ये भी 5 सेंटीमीटर होगा, ये भी 5 सेंटीमीटर होगा। चार सरल रेखाओं से घिरा हो जो कि चारों के चारों समान हो, और जिसके दोनों किनारों के बीच, कोई से भी दो किनारे ले लो, उनके बीच में 90 अंश का कोण बना हो, उसे हम क्या कहते हैं? वर्ग कहते हैं। लिखा हुआ है, कॉपी में लिख लेना। नेक्स्ट प्रश्न पे आ जाते हैं। नीचे दी गई दो अभिधारणाओं पर विचार कीजिए। ठीक है, ये पहली अभिधारणा है और ये दूसरी अभिधारणा है। पहली अभिधारणा आपसे क्या बोल रही है? दो भिन्न बिंदु A और B दिए रहने पर एक तीसरा बिंदु C ऐसा विद्यमान है जो A और B के बीच में स्थित हो। एक बिंदु A दे रखा है, एक बिंदु B दे रखा है। A बिंदु है, ये B बिंदु है, और इसके बीचों बीच एक तीसरा बिंदु C ऐसा विद्यमान हो जो A और B के बीच में स्थित हो। ठीक है, यहां कम से कम ऐसे 3 बिंदु विद्यमान है कि वे एक ही रेखा पर स्थित नहीं है। सेकंड कथन क्या बोल रहा है? कम से कम ऐसे 3 बिंदु हैं, जैसे ये ABC है ना, 3 बिंदु जो एक ही रेखा पर नहीं है, इस पे नहीं है, यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, तो एक यहाँ पर है, लेकिन एक रेखा पर नहीं है। मान लेते हैं एक A है, ये B है और ये C है। क्या इन अभिधारणाओं में कोई परिभाषित शब्द है? क्या ये अभिधारणा अविरोधी है? क्या ये यूक्लिड की अभिधारणा से प्राप्त होती हैं? स्पष्ट करना है आपको। ठीक है, आपको क्या करना है? स्पष्ट करना है। देखिए क्या क्या बात हमारे पास आएंगी। दोनों अभिधारणाओं में बिंदु और रेखा अपरिभाषित शब्द हैं, ये वाली में भी और ये वाली में। यहाँ बात एक रेखा की कर रहे हैं और यहाँ पर एक बिंदु की बात हो रही है। बिंदु किस तरीके से होता है, रेखा किधर जा रही है, कोई नहीं बोला गया है, मतलब परिभाषित नहीं है। बिंदु बोल दिया है, ठीक है, रेखा बोल दिया है, लेकिन परिभाषित नहीं है पूर्ण रूप से। ठीक है, दोनों अभिधारणाएं परस्पर अविरोधी नहीं है। ठीक है, अविरोधी नहीं है। ये बात कर रहा है कि संरेख जब 3 रेखा 4 है, जितनी भी रेखा एक ही तल में हो, उस संरेख होता है। और ये संरेख की बात नहीं कर रहा है, क्योंकि 3 बिंदु अलग अलग हैं। दो एक पे हो सकती है, तीसरा नहीं हो सकता। दूसरा कथन ये बोल रहा है, तो दोनों अविरोधी हैं। ये अभिधारणा यूक्लिड के अभिगृहित का अनुसरण नहीं करती हैं। ठीक है, यूक्लिड की जो अभिधारणा मैंने आपको बताई, उनमें से किसी को भी ये अनुसरण नहीं कर रही है। तो ये आप बोल दोगे। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाओ। बहुत आसान है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, कह रहे यदि दो बिंदु A और B के बीच एक बिंदु C स्थित है, दो बिंदु एक है, एक हमारा A बिंदु है, एक हमारा B बिंदु है, और इसके बीचों बीच एक बिंदु C है। बीचों बीच बोला है, अच्छा एक बीच में बोला है। C बिंदु इस प्रकार है कि AC और BC बराबर है। AC यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी और यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी BC ये हमें बराबर दे रखी है। ठीक है, तो सिद्ध कीजिए कि ये जो AC होगा वो AB का आधा होगा। हमें क्या सिद्ध करना है? AC जो होगा वो AB का आधा होगा। देखो हमें क्या दे रखा है, दिया है, हमें दे रखा है कि AC जो है ना वो BC के बराबर है। ये प्रश्न दे रखा है। तो देखो अगर आप AB देखोगे, इस AB को मैं कैसे लिख सकता हूँ? AC इतना प्लस इतना प्लस BC। ठीक, तो यहां से देखो मेरे भाई, मैं BC की जगह क्या रख सकता हूँ? BC की जगह AC रख सकता हूँ। तो यहाँ ऑलरेडी AC है, BC की जगह पे भी मैंने AC रख दिया। AC प्लस AC कितनी है? AC 2 AC है ना, 2 गुणे में है, इधर आके क्या हो जाएगा? बट्टे में आ जाएगा। तो AC बराबर क्या हो गया? AB का आधा। यही आपको क्या करना था? सिद्ध करना था। ये मैंने लिख दिया है प्रेजेंटेशन के फॉर्म में। ठीक है, देखो ये चीज मैंने लिख दी। जो चीज मैंने समझाई
वहां से कर लो। ठीक है जी, जो मैंने अभी समझाया था वो ज़्यादा आसान था, ये कर लेना आप। अगले वाले पे आ जाओ। प्रश्न संख्या 4 में सी रेखाखंड, अभी जो 4 आपने किया था, सी रेखाखंड ए बी का मध्य बिंदु कहलाता है। ये जो सी था वो क्या था, मध्य बिंदु था, बीचों बीच था। ठीक है, सिद्ध कीजिए कि रेखाखंड का एक और केवल एक ही मध्य बिंदु होता है। किसी भी रेखाखंड का सिर्फ एक ही मध्य बिंदु होता है, एक से ज्यादा नहीं होते। ये आपको सिद्ध करना है। ठीक है, ये जो सी है इसका मध्य बिंदु, ये आपको सिद्ध करना है। हम क्या बोलेंगे, देखो अगर मध्य बिंदु का काम क्या होता है, बीच में होता है और वो रेखाखंड को दो बराबर हिस्सों में बांटता है। अगर सी हमारा मध्य बिंदु है तो हमारा क्या होगा, ए सी बराबर क्या होगा, बी सी होगा। बिंदु सी रेखाखंड के बी का मध्य बिंदु तभी कहलाता है जब ए सी बराबर किसके हो, बी सी के हो। ठीक है, तो हम अपनी दादागिरी दिखा रहे हैं कि भैया नहीं, सी नहीं, और एक बिंदु भी है सी डैश। हम क्या बोल रहे हैं कि और एक बिंदु है सी डैश, जो इस रेखाखंड का क्या है, मध्य बिंदु है। अब हमने मान लिया कि ए बी का एक अन्य मध्य बिंदु है जो कि है सी डैश, और हम फिर बोलेंगे कि ए सी डैश किसके बराबर है, बी सी डैश के बराबर है। हमने हमारे पास एक रेखाखंड ए बी है, तो हमने एक नया पॉइंट ले लिया सी डैश, और हम कह रहे हैं कि ये हमारा मध्य बिंदु है सी डैश। सी मध्य बिंदु नहीं, सी डैश है। और हम ये बोल रहे हैं अगर सी डैश मध्य बिंदु होगा तो ए सी डैश किसके बराबर होगा, बी सी डैश के, इतना इतने के बराबर। ये चीज मैंने यहाँ पर लिख दी। ठीक है, अब देखो पहले वाले में अगर सी हमारा मध्य बिंदु है, अगर पहले स्थिति में सी अगर मध्य बिंदु है तो ए सी प्लस बी सी किसके बराबर होगा, ए बी के। ए सी प्लस बी सी किसके बराबर होगा, ए बी के। और अगर सी डैश हमारा मध्य बिंदु है तो ए सी डैश प्लस बी सी डैश किसके बराबर होगा, ये भी होगा ए बी के। ये भी क्या होगा, ए बी के बराबर होगा। ये भी ए बी है, ये भी ए बी है। समीकरण 1 और 2 की क्या कर दोगे, तुलना कर दोगे, तो क्या हो जाएगा, ये चीज और ये चीज बराबर आ जाएगी। ये चीज और ये चीज आपस में क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। और आपको मैंने क्या बोला था कि दो समान चीज की अगर बराबर हो, अभी मैंने जब पढ़ाया था, तो दो समान चीज अगर बराबर हो तो वो चीज भी बराबर हो जाती है। दो चीज बराबर है, यहाँ पर सी मध्य बिंदु माना था और सी डैश मध्य बिंदु माना था, तो ये चीज सी मध्य बिंदु मानने पर यह आ रहा था और सी डैश मध्य बिंदु मानने पर यह आ रहा था, यानी कि सी और सी डैश भी आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो हम जो बोल रहे थे कि सी डैश एक अलग मध्य बिंदु है, वो अलग ना होकर सी ही है। ठीक है, ऐसा तभी संभव है जब सी और सी डैश एक ही बिंदु हो। ये चीज इसके बराबर तभी हो सकती है जब सी और सी डैश एक ही बिंदु हो। ठीक है, अतः जो हम बोल रहे थे कि भैया एक सी नहीं एक और बिंदु भी हो सकता है, तो वो कथन क्या हो गया, वो अवधारणा हमारी क्या होगी, गलत होगी। अर्थात किसी भी रेखाखंड का केवल और केवल एक ही मध्य बिंदु होता है, ये आप नीचे लिख दोगे। ठीक है, ये आप नीचे लिख दो। चलिए अब आते हैं अगले प्रश्न में। कह रहे हैं दी गई आकृति में यदि ए सी बराबर हो बी डी के, देखिए ये जो ए सी है ना वो बी डी के बराबर है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। ये जो ए सी है और यहाँ से लेकर यहाँ तक जो बी डी है वो हमें आपस में बराबर दे रखी है। ठीक है, तो हमें सिद्ध क्या करना है कि जो ए बी होगा सी डी के बराबर होगा। ठीक है, हमें सिद्ध करना है कि यहाँ से लेकर जो ये ए बी है और यहाँ से लेकर ये जो सी डी है वो आपस में समान है। ठीक, सो देखो बहुत आसान है। हमारे पास क्या दे रखा है, हमें प्रश्न में दे रखा है कि जो ए सी है ना वो बी डी के समान है। तो देखो ए सी में से जब मैं बी सी घटाऊंगा तभी मुझे ए बी मिलेगा, तो मैं क्या करता हूँ, दोनों पक्षों से मैं ना दोनों पक्षों से बी सी घटा देता हूँ। ए सी में से भी बी सी घटाएंगे और बी डी में से भी मैं बी सी घटाएंगे। अब इधर हमने क्या पढ़ी थी, अगर दो चीज़ समान हो और उसमें समान चीज़ घटाई जाए तो जो पूर्ण मिलता है वो भी समान ही होता है। ठीक है, तो ए सी में से बी सी घटाया, इधर भी बी सी घटा रहे हैं, इधर भी बी सी घटा रहे हैं, तो ए सी में से जब मैं बी सी घटाऊंगा, ए सी में से बी सी घटाऊंगा तो क्या मिलेगा मेरे पास, मुझे मिलेगा ए बी। और बी डी में से जब बी सी घटाऊंगा तो मुझे क्या मिलेगा,
टी डी, यही तो प्रूफ करना था। हो गया प्रूफ 2 लाइन में। ये दिया है AC बराबर BC हमको दे रखा था, फिर हमने क्या किया, दोनों पक्षों में से BC घटा दिया। तो यहाँ लिख देना दोनों पक्षों से BC घटाने पर फिर आपको ये मिल गया। यही आपको सिद्ध करना था, आराम से हो गया। वही चीज़ मैंने यहाँ पर डिटेल में लिख दी है, ठीक है, वही चीज़ मैंने यहाँ पर डिटेल में लिख दी है। तो ये आप लिखना सिंपल इतना ही रखना, क्यों इस लंबे के चक्कर में मत पड़ना, ठीक है। हाँ, अगले में आ जाते हैं। ये आखिरी प्रश्न है हमारा। कह रहे यूक्लिड की अभिगृतों की सूची में दिया हुआ अभिगृत 5 एक सर्वव्यापी सत्य क्यों माना जाता है? जो अभिगृत 5 है उसे हम सर्वव्यापी सत्य हम क्यों मानते हैं? ठीक है, क्योंकि पूर्ण का कोई भी भाग क्यों ना हो वो अस्तित्व में पूर्ण से आया होगा। जैसे हमारे पास कोई भी रेखाखंड है, सपोज करो कि ये XY है, ये पूर्ण है और इसका मैंने छोटा सा एक भाग ले लिया, जैसे यहाँ से एक भाग ले लिया AB, ठीक है, ये पूर्ण XY है और मैंने AB लिया, तो ये AB कहाँ से है? इस पूर्ण से ही तो आया। क्योंकि पूर्ण का कोई भी भाग क्यों ना हो वो अस्तित्व में पूर्ण से ही आया होता है, तब इसके लिए प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। क्योंकि पूर्ण अपने भाग से बड़ा होगा। जैसे ये AB है ना, पूर्ण क्या अपना XY है, XY जो होगा वो हमेशा इस AB से बड़ा होगा, ठीक है। जैसे कि उदाहरण के तौर पर इसका प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं होती कि जो पिता है वो पुत्र से आयु में बड़ा होता है। तुम्हारे जो पापा हैं तुम्हारे से एज में बड़े हैं, इसके लिए तुम्हें प्रूफ देने की जरूरत है क्या? नहीं जरूरत है ना, तो वो चीज़ प्रमाण है सब, ठीक है। अतः यह पूर्ण अपने भाग से बड़ा होता है, यह सर्वव्यापी एक सत्य कथन है। जो पूर्ण भाग होता है अपने छोटे हुए भाग से हमेशा क्या होता है? बड़ा होता है, ये एक सार्वभौमिक सत्य है। तो ये इसका हो गया, ठीक है। तो ये जो प्रश्नावली 5.1 है वो हमने यहाँ पे पूरी पढ़ ली है। 5.2 जो प्रश्नावली है वो आपको आने वाले वीडियो में मिल जाएगी कल। बाकी मैंने पूरी गणित ऑलरेडी पढ़ा रखी है, लिंक मिलेगी डिस्क्रिप्शन में, जाके देख लेना। कौन कौन साइंस की वीडियो चाहता है कमेंट कर दो, मैंने साइंस के 2 चैप्टर ऑलरेडी पढ़ा भी दिए हैं, ठीक है। वीडियो को प्लीज़ शेयर करें, अपना ख्याल रखें, चैनल पर तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री है। अपना ख्याल रखें, मिलते हैं आपसे नए वीडियो में। जय हिंद।